हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गांधी एल जीएस क्लासेस। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि हमने हिस्ट्री की क्लासेस में अभी तक 2 लेक्चर्स जो 2 वीडियोस हैं वो डाल दिए हैं हमारे गांधी एल जीएस क्लासेस के चैनल पे। और उसमें हमने यहाँ पे 2-3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। इस हिस्ट्री में हमने एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट किया था। एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करने पे स्टार्टिंग जो था, हमने कैसे हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हुई, उसके बाद फिर हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन और हमारा वैदिक पीरियड, इसमें लेटर वैदिक और ऋग्वैदिक पीरियड हमने वो पूरा कवर कर लिया था। लगभग हमने 600 BC तक ये सारा सब कुछ कवर कर लिया है। आज हम यहाँ पे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में स्टार्ट करना चाहेंगे। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में स्टार्ट करते हुए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ कराना चाहूँगी, जिससे आप जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में कनेक्ट कर पाएंगे। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में स्टार्ट करने से पहले आपको ऋग्वैदिक और वैदिक का एक बार बताना चाहूँगी कि किस तरीके से ऋग्वैदिक से लिटर वैदिक में हम जब आए थे तो क्या क्या हमारे सोसाइटी में और सारी चीज़ें चेंज हुई। ये आप देख सकते हैं रिवाइज़ करने के पर्पज़ पे, अगर आपने देखा होगा तो उससे आपको ये जानना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम जो आए थे, उसमें जो बुद्धिस्ट ने जो ब्राह्मण्स थे, उसमें जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने किस तरीके से लेटर वैदिक तक आते आते अपना बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि हायर जो होता है ना, अपना पूरा डोमिनेंस जो था, पूरा प्रादुर्भाव जिसे कहते हैं, प्रभाव पूरा अपना सोसाइटी पे पूरा डाल दिया था। तो यही एक रीज़न था ब्राह्मण्स का अपना डोमिनेंस स्टेटस जो था, उन्होंने पूरा डोमिनेट करके जो सारी चीज़ें उन्होंने पूरी सोसाइटी पे की थी, उसी का ही एक रिज़ल्ट आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का स्टार्ट हुआ, या फिर इन्होंने एक नया रिलीजन निकाला। ब्राह्मण्स ने जो पूरा अपना सोसाइटी पे जितने भी चीज़ें थी, किंग्स के ऊपर भी क्षत्रिय जो वर्ण होते थे, क्षत्रिय वर्ण के ऊपर भी इन्होंने अपने आप को बताना शुरू कर दिया था। ब्राह्मण्स का बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई थी कि क्षत्रियों को पूछना पड़ता था ब्राह्मण से सारी चीज़ें करने के लिए। इनका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो इन्होंने उसके साथ साथ और भी ज़्यादा ऐसी चीज़ें कर दी थी जिससे क्षत्रिय भी परेशान होने लगे थे। जो लोअर कास्ट के हमारे लोग थे, वैश्य और शूद्र जो थे वो तो परेशान होते ही थे। वैश्य और शूद्र के साथ साथ क्षत्रियों को भी बहुत सारी ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स आने लगी थी, जिस रीज़न से हमारे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का आप कह सकते हैं कि बर्थ हुआ। इसके कुछ जो कॉज ऑफ ओरिजिन हम कह सकते हैं कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्षत्रिय रिएक्शंस अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स के डोमिनेशन पे क्षत्रियों का रिएक्शन भी कहा जाता है जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को। क्षत्रियों का रिएक्शन भी कहा जाता है अगेंस्ट ब्राह्मण्स के अगेंस्ट क्षत्रियों का रिएक्शन कहा जाता है जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के राइज को। उसके बाद फिर सेकंड, अगर आप देखें सेकंड रीज़न आपका कहा जाता है न्यू एग्रीकल्चर सिस्टम जो था। न्यू एग्रीकल्चर सिस्टम स्टार्ट होने के बाद आप जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में अगर नोटिस करेंगे तो मेनली आपके जो इकोनॉमी क्लास के जो लोग थे, जो हायर्स थे, उन्होंने ही उसमें पार्टिसिपेट किया। तो हमारे इकोनॉमी सिस्टम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो बेस्ड हो गई थी लैंड के पीछे, अब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होने के वजह से भी ऐसा हुआ। पहले जो लड़ाइयाँ लैंड पे होती थी, काउस पे होती थी, एनिमल्स पे हुआ करती थी, अब वो एग्रीकल्चरल बेस्ड हो गई थी, इकोनॉमी हमारी चेंज हो गई थी। इसीलिए भी हम कह सकते हैं कि ये चीज़ जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का राइज़ हुआ। फिर और अगर आप आगे आते हैं नेक्स्ट रीजन्स, अगर आप देखें थर्ड अगर रीज़न पे आप ध्यान दें तो ये जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म थे, ब्राह्मण्स ने हमेशा वैश्य और शूद्रों को अपने सोसाइटी से, अपने कल्चर से दूर रखा, बट बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ने वैश्य शूद्र इन सबको बिल्कुल इक्वली ट्रीट किया। इक्वल ट्रीटमेंट की वजह से भी आप कह सकते हैं कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का राइज यहाँ पे हुआ, इक्वल ट्रीटमेंट के वजह से भी।
इक्वल ट्रीट किया गया। किन किन को ट्रीट किया गया था? वैश्यास और शूद्रास को। वैश्य और शूद्र को इक्वल ट्रीटमेंट के वजह से भी इनका राइज हुआ। फिर नेक्स्ट अगर हम कहें लास्ट भी, इट्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कह सकते हैं कि ये जो सिंप्लिसिटी थी, पीस प्रिंसिपल्स जो थे जैनिज्म और बुद्धिज़्म के, उनके वजह से भी इनके जो आप कह सकते हैं प्रिंसिपल्स, मेनली आप कह सकते हैं इनके जो प्रिंसिपल्स थे वो बहुत ही पीसफुल थे, बहुत ही आप कह सकते हैं कि सिंपल थे, जो सोसाइटी को बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस में आए थे, इसलिए भी इनका राइज हुआ। तो ये हमने बैकग्राउंड देख लिया कि किस तरीके से हमारे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का राइज हुआ, ओरिजिन किस लिए हुआ, क्या आपका है। तो एक रिवीजन पर्पज़ से हम यहाँ पे ये पूरा स्टार्ट करेंगे, बिकॉज हमने रिवीजन के लिए ये पूरा सीरीज स्टार्ट हुआ है। आज मैं कोशिश करूँगी कि आपका जैनिज़्म बुद्धिज़्म के साथ साथ हम महाजनपदास का इंट्रोडक्शन भी पूरा कर लें। तो बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धिज़्म जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये आपका, पहले मैं आपको इनके बारे में थोड़ा बता देती हूँ दैट अर्ली लिटरेचर वगैरह कैसे, कहाँ पे इनके स्टार्ट हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ। तो आप कह सकते हैं कि जैसे ही लिटर वैदिक पीरियड ख़त्म होता है तो आपका बुद्धिज़्म का स्टार्टिंग हो जाता है कि इनका 600 BC अराउंड इनका थोड़ा स्टार्टिंग हो जाता है। पूरी सारी चीज़ें 600 BC अराउंड सारा स्टार्टिंग पूरा सब कुछ हो जाता है। इनके लाइफ के बारे में जितने भी त्रिपिटकास हैं, जो आप जिनको कह सकते हैं कि लर्निंग वगैरह जिनको कहते हैं बकेट बोला जाता है उसको, उसमें भी सारी चीज़ें इनकी दी हुई हैं। तो वो एक एक बार आप देख लीजिएगा, वो उतना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए, बिकॉज बुद्धिज़्म और जैनिज़्म एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार 1 या 2 क्वेश्चंस तो आते हैं कि वैसे टॉपिक हैं। कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो फेवरेट होते हैं, फेवरेट वन नहीं तो उनसे इस टाइप का आपका बेस जुड़ा होता है कि उसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो ये आपके टॉपिक वही होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइफ से स्टार्ट करेंगे। बुद्ध जी की हम लाइफ के बारे में स्टार्ट करेंगे। इनकी लाइफ के बारे में अगर आप जानें तो बहुत ही अच्छे से बताया गया है। और इनका सबसे पहले तो नाम आपका था सिद्धार्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका नाम था सिद्धार्थ। इन्होंने इनका लाइफ में अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का जन्म 563 BCE में हुआ था। 563 BCE में हुआ था। और गौतम बुद्धा भी इनको कहा जाता है, जिनको शाक्य मुनि के नाम से भी ये बहुत प्रसिद्ध थे। इनकी माता का नाम महामाया था और ये वैशाखी पूर्णिमा के दिन पैदा हुए थे लुम्बिनी गांव के नियर। और शुद्धोधन इनके पिता का नाम था, जो कि शाक्य क्लैन के शाक्य क्लैन के आप कह सकते हैं कि रिपब्लिकन चीफ समथिंग थे कपिलवस्तु में। और महामाया इनकी माता का नाम था। इनकी माता इनको जन्म देते वक्त इनका देहांत हो गया था, शी डाइड। तो उन्होंने फिर स्टेप मदर गौतमी के द्वारा ये पैदा हुआ, वो पूरे इनकी जो कह सकते हैं कि पूरा बचपन जो इनका था, इनको पालना पोषना जो कहते हैं, वो इनकी माता स्टेप मदर गौतमी ने किया था। ओके, ये इनका नॉर्मल इंट्रोडक्शन था। और इनकी शादी बहुत ही कम उम्र में करा दी गई थी। 29 में इनकी 16 अर्ली एज एक्चुअली 16 में इनकी शादी करा दी गई थी यशोधरा से। और इनके सन का नाम था राहुल। ये इनकी नॉर्मल लाइफ थी जो कभी कभी पूछ ली जाती है, बट इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ें इनकी अब शुरू होती हैं, क्योंकि बचपन से ही जैसे होते हैं ना कि पैदा होते से आपके मम्मी पापा आपकी कुंडली वगैरह दिखाते हैं कि हमारा बच्चा कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। तो इनके किसी जो पुरोहित और पंडित थे, जो भी जैसे ब्राह्मण्स का उस टाइम पे बहुत डोमिनेंस था, मैंने आपको बताया था, उन्होंने दिखाया होगा, उनके पापा ने शुद्धोधन जी ने अपने बेटे का कि हमारा बेटे का भविष्य कैसा रहेगा, वो कैसा राजा बनेगा। तो उन्होंने कहा था कि ये या तो बहुत अच्छे राजा बनेंगे या तो ये बहुत अच्छे संत बनेंगे। तो क्योंकि वो चाहते थे कि वो संत के उसमें पूरा नहीं जाए, तो उन्होंने जो है सिद्धार्थ के पिताजी ने उनको हमेशा उनकी दुखों से, सारी चीज़ों से दूर रखा, सारी चीज़ों से। पर एक एज आती है ना कि जो आपको करना होता है, आपका जो लाइफ का एम होता है वो आप करते हो। अब आप
को चाहे कुछ भी हो जाए, आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन जब तक आप आपका लाइफ का एम जो आपका होता है, अंदर से आपको करना होता है, वो नहीं करते तो आपको वो खुशी नहीं मिलती, वो पीस नहीं मिलती है। उसी टाइप से इनका था, इनको पीस नहीं मिलती थी, इनकी शादी हो गई थी, इनके पास सारी सुख सुविधाएं थी, पर इनको वो सुख नहीं मिलता था जो इनको चाहिए था। तो क्योंकि इनके पिताजी इनको कहीं बाहर बाहर जाने नहीं देते थे। तो एक बार क्या हुआ था, जब ये 29 के समथिंग थे, तो ये एक घूमने गए अपने सारथी के साथ, अपने चैरिएटर के साथ, जिनका नाम चन्ना था। उनके साथ एक बार ये घूमने निकले कि चलो ज़रा मैं देख के आता हूँ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं दुनिया में, क्या नहीं चल रही है। ये घूमते घूमते जब वो देखने लगे तो उनको सब दो चार चार पांच लोग मिले, जिनकी वजह से उनको पता चला कि अरे लाइफ में और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानना हमें बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनके बारे में उनको बिल्कुल भी नहीं पता था। पहले तो उनको एक ओल्ड मैन दिखे, क्योंकि बचपन से उन्होंने कभी देखा नहीं था। ओल्ड मैन दिखे, उसके बाद फिर इनको एक साधु दिखा, ओके, एक एस्थेटिक दिखा, सीक्वेंस थोड़ा आप देख लीजिएगा, एस्थेटिक दिखा। उसके बाद फिर इनको एक डेड बॉडी दिखी। तो इस तरीके से करके चार ऐसा कुछ कुछ लोग मिले जिनको देख के वो अचंभित हो गए। उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा कि हाँ ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं, बिकॉज लाइफ टाइम जितना भी टाइम उनके पापा ज़िंदा थे, उन्होंने उनको कभी भी किसी भी चीज़ के ऐसा देखने नहीं दिया, कुछ भी नहीं करने दिया। उनको पता ही नहीं चला था कि व्हाट इज़ द रियल ट्रुथ ऑफ लाइफ, उनको बिल्कुल भी नहीं पता था। जब उनको ये सब दिखा, उसके बाद फिर आखिरी में जब ये साधु दिखे, शादी के बाद एक महात्मा जब दिखे, तो उनको मतलब ऐसा समझ में आया उनके बाद कि अरे यही चीज़ें हैं, सारा ये दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो सारा सब मोह माया है। जो आपका मेन जो है, आपका लाइफ का पीस पाना आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने एज ऑफ 29 में अपना पूरा जो है घर बार सब छोड़ दिया, महल वहल छोड़ दिया। 29 की एज में वो ज़िंदगी का सच पता करने चले गए। ट्रुथ ऑफ लाइफ के बारे में पता चल गया कि उनका इस ब्रह्मांड में आना, इस पृथ्वी पे जन्म लेने का उनका मेन पर्पस क्या है, क्या मेन उनका जो चीज़ें हैं वो सब पता करने के 29-30 की एज में वो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। और ऐसे ही वो भटकते भटकते बहुत सारे ब्राह्मण्स के, बहुत सारे ग्रुप्स के साथ चलते हुए उन्होंने बहुत कुछ पता करने की कोशिश की, बट उनको ऐसा कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने एट लास्ट अपना सबको छोड़ छाड़ के एक जगह चले गए। और एक जगह जाने के बाद फिर एट एज ऑफ 35 के ईयर में आप कह सकते हैं कि लास्ट उनको इनलाइटमेंट और निर्वाण की प्राप्ति हुई। एक आप कह सकते हैं पीपल ट्री के नीचे उरुवेला में उनको इनलाइटनमेंट मिला। और उसके बाद से वो इनलाइटन वन मीन्स बुद्धा, जो उनका नाम है, बुद्धिज़्म जिनके फॉलोवर्स, जो उनका पूरा रिलीजन बन गया, तो बुद्धा उनको नाम वही मिला था एट एज ऑफ 35 पीपल ट्री के नीचे उरुग्वेला में। रिवर का नाम था निरंजना। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर आपका सारा उनको एनलाइटनमेंट मिल गया, उनको वहाँ से बुद्धा बोलने लगे। फिर उनका फर्स्ट जो सरमन था, जो उन्होंने फर्स्ट टीचिंग थी, वो 5 लोगों के साथ सारनाथ में की थी। और उसको धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। तो इस तरीके से उनका जो भी पूरा लाइफ है वो इसी तरीके से सारा सब कुछ आपका बीता। तो ये उनका जीवन था जो उन्होंने स्टार्टिंग से लेके इनलाइटमेंट तक किया। और 80 ईयर्स तक उनका पूरा उन्होंने सारी चीज़ें की। और इसी के साथ साथ उनकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अब मेन स्टार्ट होती हैं। ओके, ये तो उनका लाइफ स्टाइल था, कैसा था, कैसा क्या क्या नहीं था, उनने कैसे इनलाइटमेंट किया, किस तरीके से उनको लाइफ का ट्रुथ मिला, ये सारी चीज़ें तो उनके बारे में हो जाती हैं। अब किस तरीके से हमारा बुद्धिज़्म स्टार्ट हुआ, तो उनके इनलाइटन मिलने के बाद पहला उनका जो टीचिंग है धर्मचक्र परिवर्तन जिसे हम कहते हैं, वो देने के बाद आपको कुछ कुछ चीज़ें नॉर्मल होना चाहिए। दैट उनके बर्थ से रिलेटेड जो साइन है, वो लोटस है। फिर उनका जो रिनंसिएशन है, जो मतलब जिसको वो घर छोड़ के जाते हैं, रिनंसिएशन का जो साइन है वो आपका हॉर्स था, क्योंकि वो हॉर्स से जाते हैं ना। आपका ये बिल्कुल आप बताइएगा कि बुद्धा जी के घोड़े का नाम क्या था। ओके, कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि उनके घोड़े का नाम क्या था। फिर महाबोधि आप कहेंगे, महाबोधि को यहाँ पे बोधि ट्री के नाम से जाना जाता है। बोधि
ट्री के नाम से जाना जाता है। फिर अगर हम फर्स्ट सरमन बोले, पहला जो उन्होंने टीचिंग दिया था, फर्स्ट सरमन अगर हम बोलें तो उसको हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। इसको हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। एंड द लास्ट वन इज निर्वाण। जो उनको निर्वाण मिला उसको हम फुटप्रिंट्स बोलते हैं, फुट प्रिंट्स। ये थोड़ी सी चीज़ें बस एक बार देख लीजिएगा कैसा क्या कैसा क्या नहीं। अब हम इनकी टीचिंग्स देखेंगे। डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धा क्या क्या था, इन्होंने किस किस चीज़ों के बारे में कहा। फिर अब कोर ऑफ बुद्धिज़्म जो है, जो उन्होंने बताया, वो आपका सबसे पहले तो अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया था। इन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया था? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग जिसको हम 8 फोल्ड पाथ भी कहते हैं, जिसको हम मिडिल फोल्ड पाथ भी कहते हैं, कि आप चलिए ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, मिड का जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होकर सारी चीज़ें करना, ये सारी उनकी होती है। फिर इस टीचिंग कंटेन्स 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स। उनकी 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स उनकी टीचिंग में थे। फर्स्ट ऑफ ऑल बुद्धा, जो कि फाउंडर और टीचर थे। धम्मा को टीचिंग के नाम से जाना जाता था। और संगा को जाना जाता था जहाँ पे लोग बैठ के ध्यान लगाया करते थे। सारी चीज़ें जो होता है ना, एक जगह बना लेते हैं जहाँ पे आप बैठ के सारा ध्यान लगाते हैं, अपना मेडिटेट करते हैं, अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इनका और भी जो चीज़ें सारी हैं, ये सारी चीज़ें जो आपका पूरा था। अष्टांगिक मार्ग में मैं आपको उनके पूरे जो 8 पॉइंट्स है वो बता देना चाहती हूँ। आप एक बार अपने जो भी सोर्स वोर्स है उससे रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें आपका अष्टांगिक मार्ग में फर्स्ट आ जाता है राइट विजन। राइट विजन। देन सेकंड आपका आ जाता है राइट थॉट। सेकंड आपका आ जाता है राइट थॉट। थर्ड आपका आ जाता है राइट और होल स्पीच। होल स्पीच। फिर अगर हम फोर्थ की बात करें, सो फोर्थ आपका आ जाता है राइट एक्शन। राइट एक्शन। फिफ्थ की अगर हम बात करते हैं तो फिफ्थ आपका हो जाता है राइट स्पीच आपका हो गया, राइट थॉट हो गया, आपका आ जाता है राइट लाइवलीहुड। राइट लाइवलीहुड, आपका रहन सहन, जीने का तरीका कैसा है, वो सब भी आपका मैटर करता है। फिर आपका आ जाता है राइट एफर्ट। राइट एफर्ट। फिर आपका आ जाता है राइट अवेयरनेस। लास्ट वन एंड एट्थ इज राइट मेडिटेशन। ये उनके अष्टांगिक मार्ग हैं जिसके बारे में उन्होंने बताया था। बुद्ध ऐसे मतलब कह सकते हैं आप ब्राह्मण्स के अगेंस्ट एक ऐसे थे जिन्होंने पूरा मतलब इन्होंने कभी भी वैश्य को, शूद्र को कभी भी मतलब ऊपर या नीचे नहीं करा। फिर आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण्स के टाइम पे जो संस्कृत लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते थे सारे ब्राह्मण्स, बट बुद्ध ऐसे फर्स्ट पर्सन थे, मतलब इनकी जितनी भी टीचिंग्स थी, जितने भी थॉट्स थे या जितनी भी चीज़ें इन्होंने बताई, वो जो नॉर्मल पीपल होते कॉमन लैंग्वेज में बताया, पाली लैंग्वेज में इन्होंने बताया, जिस वजह से इनका पूरा स्प्रेड हुआ, सारी चीज़ें पॉपुलैरिटी इनकी बढ़ी बिकॉज ऑफ हिज लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ कि उन्होंने किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया अपने यहाँ पे आने के लिए, सबके लिए ओपन रखा। ये सारी चीज़ें थी। ब्राह्मण से अगर आप देखें, बुद्धिज़्म और ब्राह्मण का अगर आप कंपेयर करें कि इनमें क्या क्या था, ब्राह्मण्स ने फर्स्ट ऑफ ऑल शूद्र और वैद्य को अलग, शूद्र और
वैश्य को अलग करके रखा था, पर बुद्धिज़्म में ऐसा कुछ नहीं था। ब्राह्मण्स अपने बिल्कुल अपर सोसाइटी में बात किया करते थे, पर बुद्धिज़्म में इक्वालिटी की बात करते थे। ब्राह्मण्स हमेशा पूजा पाठ इन सब में बिलीव रखते थे, बट बुद्धिज़्म आपका मेडिटेशन और आपका ट्रुथ, आपका सीधा निर्वाण की बातें किया करते थे। मतलब ब्राह्मण्स इनडायरेक्टली बात किया करते थे, वो भी निर्वाण की बात किया करते थे, वो भी इनलाइटमेंट, वो भी एक परमात्मा को पाने की बात करते थे, बट इनडायरेक्ट वे से। बट बुद्धिज़्म में कहते हैं कि आपके अंदर परमात्मा है, आप ध्यान लगाइए, मेडिटेट करिए, जो भी उनके मार्ग है वो सब उन्होंने बताया। और उसी तरीके से ये ब्राह्मण और बुद्धिज़्म में आपका थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर बहुत सारे बुद्धिज़्म का वो भी हुआ है आपका, व्हाट वी सेड, इन्होंने सर्मन्स तो दिए हैं, सर्मन के साथ साथ भी इनकी टीचिंग वगैरह हुई थी। 4 टीचिंग्स हुई थी जो काला अशोका, अशोका, बृहरथ इन सब के टाइम पे करवाई गई थी, वो सब भी आप एक बार देख लीजिएगा। फिर इनका डिक्लाइन का अगर आप देखें, डिक्लाइन का क्या रीज़न था? डिक्लाइन का ये रीज़न था कि जो इनकी टीचिंग्स थी, जिन जिन की चीज़ों के बारे में उन्होंने बोला था, वो चीज़ें जो इनके फॉलोअर्स थे वो उन्होंने करना बंद कर दिया था। आई मीन जस्ट लाइक बुद्धिज़्म ने कहा था कि वुमेंस को जब तक संघ में नहीं लेके आएंगे, तो बुद्धिज़्म और भी बहुत आगे तक चला था, बट कुछ टाइम बाद उनको लाना शुरू कर दिया। बुद्धिज़्म ने जिस चीज़ के लिए मना किया था कि मूर्ति पूजा नहीं करना, आपको बिल्कुल भी लालच नहीं करना है, आगे के फॉलोवर्स जो भी थे वो सारे के सारे, अब आप देखते हैं कि आज के डेट में भी बुद्धिज़्म की मूर्ति, बुद्धा की मूर्ति पूजा की जाती है। सारी चीज़ें जो मना की गई थी वो सब की गई। इसके वजह से उनका डिक्लाइन बहुत जल्दी हो गया, और आगे बहुत से ऐसे राजा थे जिन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया, उस रिलीजन को, इससे भी उनका डिक्लाइन हो गया। काउंसिल्स की मैं बात कर रही थी कि 4 काउंसिल्स हुए थे बुद्धिज़्म के टाइम के। 4 काउंसिल्स हुए थे। फर्स्ट काउंसिल आपका 483 BC में हुआ था, जो कि अजात शत्रु ने करवाया था, जो कि अजात शत्रु ने करवाया था। सेकेंड आपका हुआ था 383, आप गैप दे सकते हैं, बिल्कुल 100 ईयर्स का गैप था, जो कि काला अशोक ने करवाया था, जो कि काला अशोक ने करवाया था। उसके बाद फिर थर्ड आपका करवाया गया था 250 BC में अशोका। अशोका ऐसे एम्परर थे, इनके टाइम पे बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंचा, आप कह सकते हैं। देन फोर्थ लास्ट आपका करवाया गया था फर्स्ट सेंचुरी में करवाया गया था कनिष्क ने। ये आपके थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट पूछे नहीं जाते, बट आपको ध्यान होना चाहिए कि 4 काउंसिल करवाए गए थे। 483, 383, 250 और 1 फर्स्ट सेंचुरी में करवाए गए थे, जिसमें अजातशत्रु, काला अशोका और कनिष्क ने आपका करवाए थे। फिर इसी टाइप से आपका बुद्धिज़्म यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बुद्धिज़्म का कौन सा क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बता दी। उनका लाइफस्टाइल कैसा था, उन्होंने किस तरीके से अपना एनलाइटमेंट किया, उसके बाद उनके क्या क्या टीचिंग्स थी, किस तरीके से उन्होंने सारे पार्ट दिए, उनके सिग्नेचर जो साइंस थे बर्थ से लेके एनलाइटमेंट निर्वाण तक, वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। फिर अगर हम नेक्स्ट आपका बात करें, इनके स्कूल्स भी थे बुद्धिज़्म के, जिसमें हीनयान और महायान आते हैं, उनके बारे में आप एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके बाद इसी टाइप से करके आपका बुद्धिज़्म यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं जैनिज़्म पे। नेक्स्ट स्टूडेंट हम आ जाते हैं जैनिज़्म पे। जैनिज़्म भी आपका बुद्धिज़्म के कंटेम्प्रेरी था। जैनिज़्म जो था वो बुद्धिज़्म के कंटेम्प्रेरी ही था। बस स्टार्टिंग में बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा हाई पे था, पीक पे पहुंच गया बहुत जल्दी। जैनिज़्म को थोड़ा टाइम लगा पहुंचने में, और आज भी वो है हमारे कल्चर में, उसको अभी भी माना जाता है। स्टूडेंट्स, जैनिज़्म की अगर बात की जाए, जस्ट लाइक अगर आप बुद्धिज़्म के कंपेयर में जैनिज़्म की बात करें, तो बुद्धिज़्म आपका इसी 6th सेंचुरी से ही स्टार्ट हुआ था, बट जैनिज़्म की जो रूट थी, जैनिज़्म के जो ये 6th सेंचुरी जो बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे, वो तो 24th तीर्थंकर जो थे वो थे। उसके पहले भी 23 तीर्थंकर्स रह चुके हैं, जिन्होंने जैनिज़्म को, जिसे आप कह सकते हैं, इस्टेब्लिश किया या इन्वेंट किया, या फाउंडर थे जो जैनिज़्म के, जिसमें फर्स्ट सबसे पहले अगर आप देखें तो ऋषभदेव आते हैं।
ओके, ऋषभ देव से ही आप कहते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हुआ था जैनिज्म का। अर्ली जो सबसे पहले आपके थे वो ऋषभ देवी थे, और ये आपका लेटर वैदिक के टाइम पे ही, वैदिक लेटर वैदिक के टाइम पे ही आपका जैनिज्म स्टार्ट हो गया था। बट जिसको आप कहते हैं हाई पीक पे या फिर सोसाइटी के जो सामने आया था, सोसाइटी के जो सामने आया था, वो आपका यही वाला 24th तीर्थंकर जो थे आपके वर्धमान महावीर, जिन्हें कहते हैं हम, पूरा नाम उनका, उन्हीं के टाइम पे आया था। तो वर्धमान महावीर जो थे वो हमारे 24th तीर्थंकर थे, जिनके टाइम पे जैनिज्म हमारे पीक पे पहुंचा। अब इसको मतलब ये लार्थ तीर्थंकर थे, उसके बाद फिर इनकी अलग अलग चीज़ें होने लगी, जिसके बाद नेक्स्ट तीर्थंकर नहीं बनाए गए थे। तो इसमें हम महावीर के बारे में जानना चाहेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, किस तरीके से इनका लाइफ स्टार्ट हुआ, किस तरीके से कब इन्होंने इनलाइटमेंट किया, कब इन्होंने टीचिंग्स दी, क्या क्या किए, क्या क्या इनकी टीचिंग्स थी, इन्होंने क्या क्या अडॉप्ट करवाया जैनिज्म को, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। अब इसी में आप अगर सबसे पहले आ जाते हैं तो महावीर, वर्धमान महावीर हमारे बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे। वर्धमान महावीर का जन्म 599 BCE में हुआ था, और ये कुंडलग्राम में वैशाली में पैदा हुए थे। बिल्कुल बुद्धा के जैसे ही ये क्षत्रिय क्लैन में पैदा हुए थे, ये भी क्षत्रिय थे एक। जैसे कि मैं कहती हूँ कि ब्राह्मण्स का उस टाइम पे इतना ज़्यादा डोमिनेशन हो गया था कि क्षत्रिय क्लैन भी परेशान हो गई थी। तो क्षत्रिय क्लैन में ही आप देखेंगे बुद्धा भी आपके क्षत्रिय क्लैन से थे, और जैनिज्म में महावीर वर्धमान भी आपके क्षत्रिय क्लैन से ही बिलोंग करते थे। अब इनका पापा का नाम सिद्धार्थ था, इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, और इनकी मदर का नाम त्रिशला था। जस्ट लाइक बुद्धा, इनका भी जो शादी थी वो बहुत कम उम्र में करवा दी गई थी। इनकी वाइफ का नाम यशोदा था, और फिर इनकी बेटी हुई थी प्रियदर्शना। और 30 की एज में, जस्ट लाइक बुद्धा ने 29 ईयर में छोड़ा था, और इन्होंने 30 ईयर्स में अपना ज़िंदगी का सच जानने के लिए पूरा घर वर सब छोड़ दिया था। 12 साल तक ये भटके थे, 12 साल तक ये यहाँ इधर उधर भटके थे। उसके बाद फिर 42 ईयर्स में इनको इनलाइटमेंट मिल गया था। 42 ईयर में इन्होंने इनलाइटमेंट पा लिया था, और इसी तरीके से आपका 42 के एज में महावीर जी को अपने लाइफ का सच, जिसे ट्रुथ आप कहते हैं, वो इनको पता चल गया था। उसके बाद फिर इन्होंने सेम एज बुद्धा अपना पूरा सर्मन वगैरह दिया, समथिंग सारा सब कुछ किया। अब इनका यहीं पे ऐसा स्टॉप हो गया, और इनकी मृत्यु 72 ईयर्स में हो गई थी। 72 ईयर्स में इनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब मृत्यु नहीं हुई थी, इन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली थी। जो एक सिद्ध पुरुष होता है ना, उस तरीके से उन्होंने अपने बॉडी का त्याग कर दिया था। फिर हम इनके जो हमने पूरा लाइफस्टाइल वगैरह जान लिया। लाइफस्टाइल जानने के बाद अब हम आ जाते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। अब देखते हैं हम कि डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म में क्या क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म में हम आ जाते हैं द कोर ऑफ जैना डॉक्ट्रिन एक्सप्रेसिंग प्रिंसिपल्स ऑफ, इनके 6 प्रिंसिपल्स हैं। 6 प्रिंसिपल्स में अगर आप फर्स्ट आ जाते हैं तो फर्स्ट इज अनेकातवाद। अनेकांतवाद है। फिर सेकंड आपका स्यादवाद है, स्यादवाद। ये इनके प्रिंसिपल्स हैं जो जो इन्होंने बताए थे। मतलब फर्स्ट है नेचर को रियलिटी मानना, सेकंड है आपकी थ्योरी ऑफ कंडीशनड प्रेडिकेशन, फिर न्यायवाद, फिर है आपका त्रिरत्ना, 3 जेम्स, फिर है आपका पंच महावर्ता,
और लास्ट आपका आ जाता है अहिंसा, नॉन वायलेंस। ये इनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो इन्होंने बताए थे। फिर इनके 3 ज्वेल्स, ये सारी चीज़ें अब डिटेल में आई पूरा डिस्क्राइब किया गया है, बट इसमें जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट में आपका सबसे पहला आ जाएगा त्रिरत्ना। त्रिरत्ना में आपकी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाएंगी? त्रिरत्ना में सबसे पहला आपका आ जाएगा राइट फेथ, देन सेकंड आपका आ जाएगा राइट नॉलेज, फिर त्रिरत्ना की लास्ट में हमें आ जाएगा राइट कंडक्ट। ये तीनों इनके त्रिरत्ना थे। और त्रिरत्ना के बाद इनका सबसे एक इम्पॉर्टेंट है, आज भी हम देखें तो जैनिज्म में सिर्फ एक ही स्लोगन आपका देखने को मिलेगा, अहिंसो परमो धर्मा, अहिंसा, नॉन वायोलेंस। आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो जैनिज्म और बुद्धिज्म में सिमिलर रहेंगी, बट एक पर्टिकुलरली कहते हैं ना कि अगर 2-3 भाई बहन भी रहते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ ऐसी स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें होती हैं जो उनमें ही होती हैं। भले बाकियों में आपको थोड़ी बहुत मिल जाएगी, बट एक पर्सन उस चीज़ के लिए रिजिड होता है, मतलब होता है। तो इसीलिए आप अगर ध्यान देंगे तो नॉन वायलेंस के पर्पस पे, नॉन वायलेंस के बेसिस पे ही आपके जैनिज्म का आधार है। जो जैन जो पूरा धर्म है, रिलीजन है, वो पूरा नॉन वायलेंस, अहिंसा पे ही डिपेंड करता है। इसी बेसिस पे उन्होंने जितने भी अपने रिचुअल्स, कल्चर्स और ट्रेडिशंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं वो अहिंसा को देखते हुए ही बनाए हैं। इनका स्लोगन भी इसलिए ऐसा होता है, अहिंसो परमो धर्मा। आपने भी इसको सुना ही होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं इनने पूरी यहाँ पे की हैं। अब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में क्या क्या चीज़ें सिमिलर थी, क्या क्या अलग अलग थी। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो ये दोनों ही वेदा की जो वेद है उनको रिजेक्ट करते थे। यहाँ पे अगर हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इनको एक साथ रख के अगर हम देखें तो ये दोनों ही, पहले क्या क्या चीज़ें इनमें सिमिलर हैं वो हम सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं। पहले हम सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं कि क्या क्या सिमिलर है। तो सिमिलैरिटी में सबसे पहले ये लोग वेद को नहीं मानते थे, वेद को ये बिल्कुल भी नहीं मानते थे। कास्ट सिस्टम ये बिल्कुल नहीं मानते थे, कास्ट सिस्टम दोनों ही नहीं माना करते थे। गॉड में इनका बिलीव नहीं था, दोनों का ही गॉड में बिलीव बिल्कुल भी नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मतलब पूरा सारी चीज़ें इक्वालिटी पे बिलीव करते थे, दोनों इक्वालिटी में बिलीव करते थे। फिर अगर हम आ जाएं तो ये दोनों ही आपके लोअर कास्ट को अपर करने में बिलीव करते थे, तो वो तो इक्वालिटी में आ जाएगा। ये चीज़ें थी जो जो इनमें सिमिलर थी। अब अगर हम डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस में अगर हम आ जाएं तो डिफरेंस में आपका आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें अलग अलग थी। तो इनका फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कि जैनिज्म जो था वो अहिंसा, जैनिज्म जो था वो नॉन वायलेंस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता था। नहीं मतलब नहीं, इसीलिए आप देखेंगे कि जैनिज्म वाले जो लोग थे वो एग्रीकल्चर फील्ड में आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। बुद्धिज्म में आपके कुछ कुछ एग्रीकल्चर में मिल जाएंगे, एग्रीकल्चर की इकोनॉमी उन्होंने की है, बट जैनिज्म में आपको एग्रीकल्चर के बेसिस पे या फिर उनके बैकग्राउंड में कोई नहीं मिलेगा, बिकॉज उन पे भी उनको लगता है कि उसमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो जिनमें जीव जंतु जो होते हैं आप कह सकते हैं, उनमें भी प्राण होता है, उनको भी मारना एक नॉन वायलेंस, वो वायलेंस ही कहलाता है। इसलिए एग्रीकल्चर में आपको वो नहीं मिलेंगे। फिर ये आत्मा को बहुत मानते थे, जैनिज्म वाले आत्मा को बहुत मानते थे। बहुत बार ऐसा असेसन और रीजन्स में आ जाता है कि इनमें से कौन सा आत्मा को मानता था, कौन सा नहीं मानता था। तो आप नॉन वायलेंस से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नॉन वायलेंस आप आत्मा मानते थे, ये लोग आत्मा मानते थे, तभी तो जीव की हत्या करना इनको बहुत पाप जैसा लगता था कि नहीं हमें नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें थोड़ी बहुत डिफरेंस
इसमें था। तो ये जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में हमने यहाँ पे आज देख लिया। आज की क्लास में हमने थोड़ी बहुत चीज़ें जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में देखी, अकॉर्डिंग टू आपका सारा क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। जैनिज़्म में भी आपका जैसे बुद्धिज़्म में हीनयान और महायान में डिवाइडेड थे, उसी टाइप से जैनिज़्म में भी आपके दिगंबर और श्वेतांबर में डिवाइडेड है। जो इनकी प्रिंसिपल्स और जो भी आप कहते हैं ना प्रिंसिपल्स और थ्योरीज़ वगैरह थी, वो हमने यहाँ डिस्कस कर ली। फिर अगर हम काउंसिल्स की बात करें कि जैनिज़्म में क्या कौन कौन से जैन में कौन कौन सी काउंसिल थी। जैन में सिर्फ 2 काउंसिल कराई गई थी। फर्स्ट काउंसिल 310 BCE में कराई गई है, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी, और जो कि आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। और सेकंड काउंसिल आपकी 453 या फिर 466 BCE में कराई गई थी वल्लभी में, वल्लभी प्रेजेंट का गुजरात। तो ये 2 काउंसिल्स आपकी जैन में करवाई गई थी। स्टूडेंट्स, यही 2 चीज़ें हैं जो हमें आज डिस्कस करनी थी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं आपका लेके आऊँगी, हम उसमें महाजनपदास और जनपदास के बारे में पढ़ेंगे। और महाजनपदास जनपदास पढ़ने के बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे इंडिया में आपका टर्क ने और अरब ने इन्वेड किया, सारी चीज़ें हम उसको नेक्स्ट में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू इसमें चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।